नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैक्स फिल्म्स क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि पिछले कई अध्यायों में हम लोगों ने क्लास 12 के हिंदी के पोएट्री भाग को पढ़ा था और आज से हम लोग फिर जो है कि क्लास 12 के लिए या यूं समझ ले क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए इंग्लिश ग्रामर हम लोग जो है कि देने जा रहे हैं। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा वो पूरा जीवन पछताएगा। अगर आपको भी ग्रामर को अपने मुट्ठी में करना है तो आपको भी इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। मैं इस ग्रामर में कहा जाता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे करके ग्रामर को पढ़ाऊं। आप जिस तरह मैथ्स पढ़े हुईएगा ना कि LHS बराबर RHS, उसी तरह मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, एकदम मैथ के तरह पढ़ाऊंगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि किसी भी तरह के विद्यार्थी वो बहुत कम या नहीं जानता हो ग्रामर, उसको भी समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और इस बात की भी मैं पुष्टि कर रहा हूं कि आप शायद ही इसे भूल पाएंगे। अगर समय समय पर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसको भूल पाइएगा। इतना आसान भाषा में इतनी बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ाऊं। दोस्तों, किसी भी किसी भी विषय के व्याकरण को पढ़ाने का एक उद्देश्य होता कि आखिर व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बहस हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ाएंगे आज हम। आर्टिकल्स, ये ग्रामर के अंतर्गत आता है। मैं एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि ग्रामर हम क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो कोई भी किसी भी विषय का जो ग्रामर होता है वो भाषा को सिखाने का काम करता है। अगर हमें कोई भाषा सीखना है, बहुत अच्छा ढंग से सीखना है, शुद्ध शुद्ध सीखना है भाषा, तो हमें ग्रामर की जानकारी होना जरूरी है। ऐसा बात नहीं है कि बिना ग्रामर के हम भाषा नहीं लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। पढ़ तो सकते ही हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप शुद्ध शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखना चाहूंगा, हिंदी में ही अगर मैं बात करूंगा, राम का गाय। अब आप लोग देखिए, आप लोग 10वीं क्लास में तो हिंदी जरूर पढ़े हुईएगा, आप लोग देखिए और बताइए कि क्या यह वाक्य सही है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे कि नहीं, यह वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। अब काहे गलत है? तो अधिकांश बच्चे जो हिंदी जानते हैं वो समझ गए कि ये जो गाय है यह स्त्रीलिंग है, और ये जो कंजंक्शन है ये पुल्लिंग के लिए है। ये जो यहाँ पर जो कंजंक्शन का काम जो कर रहा है, जोड़ने का जो काम कर रहा है, संयोजक जो है, ये पुल्लिंग के लिए आता है, जबकि गाय होती है स्त्रीलिंग। तो अगर ये स्त्रीलिंग है तो इसका संयोजक भी स्त्रीलिंग की, मतलब ई की मात्रा देने वाली होनी चाहिए। तो सही क्या होगा? राम की गाय। अब आप में से बहुत सारे अधिकांश बच्चे समझ गए कि नहीं, गाय स्त्रीलिंग है तो ये सही है, लेकिन ना, अभी भी गलती है। राम की गाय लिखा गया है फिर भी गलत है। इसको मैं यहाँ काट दे रहा हूं। सही आपका वाक्य होगा राम की गाय। अब ये की हमने लिखा और इसको मैंने यहाँ कर दिया कि यह सही। अब आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, ये की गलत क्यों है, ये क्यों सही क्यों है, जबकि ये भी ई का उच्चारण दे रहा है और ये भी ई का उच्चारण दे रहा है। तो ये तो बात ग्रामर की है, व्याकरण पढ़ने की है। जिस दिन व्याकरण आप पढ़ेगा आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। क्लियर? अब ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, तो इसके पीछे व्याकरण छुपा हुआ है। देखिए, जब की बात हो, की और जब दो शब्दों के बीच में आए, कि जब दो शब्दों के बीच में आए या नाउन के बाद आए, दो तरीका से आप पहचान सकते हैं। नाउन हो और उस नाउन के बाद की बात हो, की मैं पर्सनली की बात कर रहा हूं, तो हमेशा बड़ी की देना, ये पहला कारण हो गया। या दूसरा कारण समझ लीजिए, दो वर्ड हो, मतलब दो नाउन हो और दो नाउन के बीच में की बात आए, तो हमेशा बड़ी की देना चाहिए। अब सवाल है कि छोटी की कहाँ देना चाहिए? तो छोटी की जब वर्ब समाप्त हो, क्रिया
क्रिया जब समाप्त हो और उस क्रिया के समाप्त के तुरंत बाद की लिखना हो तो छोटी की लिखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, कहा। अब बताइए, तो कहा मतलब कहना वर्ब में मतलब क्रिया है या नहीं है? बिल्कुल है। अब क्रिया एकरा बाद अब की लिखना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी की। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई हो। अब देखिए, तो यहाँ क्रिया के बाद में की आ रहा है, तो यहाँ हम छोटी की दिया। अगर यहाँ पर हम बड़ी की देते तो ये गलत होता, इसलिए ये सही है। तो ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा व्याकरण पढ़ने से। एक और मैं वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया भारतीय। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि यह सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सही भारतीय कैसे लिखाएगा? तो सही भारतीय लिखाएगा ऐसे। अब आप में से कोई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो ये समझ रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, हम चाहे ई की मात्रा इधर से जाए चाहे उसकी मात्रा उधर से दे, तो फर्क पड़ता है। अगर जब बात फर्क पड़ने की ही नहीं है तो फिर ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर हमें एक एक बात को ध्यान में रख करके चलना है तो ग्रामर पढ़ना होगा और फर्क पड़ना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए काहे ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में य रहे, य, और य पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा आकार ना दिया हो, ना ये दिया हो ना ये ना दिया हो, तो उसके पहले, उस य के पहले आने वाला ई की मात्रा हमेशा बड़ी दीजिएगा। जैसे भारतीय, इधर कुछ नहीं है तो य है, तो हमने दे दिया बड़ी ई। जैसे राजकीय लिखना हो तो राज किए, य आ रहा है ना, कोई एकले उकेरा या आ की मात्रा नहीं है, तो इसलिए बड़ी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए, जैसे कोशिकीय, कोस कोस किए, तो यहाँ भी य आ रहा है, तो यहाँ पर हम दे दिए बड़ी की। लेकिन अब हमको छोटी की कब देना है? तो लास्ट में य हो और य के बाद या तो या हो नहीं तो ये हो, तब इसके पहले आने वाली ई की मात्रा हमें छोटी देनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ खेखरिया, ये मेरे गांव का नाम है खेखरिया। तो यहाँ जो या आया है, तो जाकर देखिए तो ये या है, या पर यहाँ पर आ गया ना, या के बाद एकले आ रहा है, आ के मात्रा आ रहा है ना, तो अब इसके पहले जो है ई है ना, ई की मात्रा ये गलत दिया। अब सही होना चाहिए खे ख, अब छोटा ई या। अब ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये सब हमें कहाँ से मिल सकता है? ये सब हमें मिल सकता है ग्रामर से। इसलिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है। अगर भाषा को बहुत बेहतरीन तरीका से सीखना है तो मैं तो चाहूंगा कि आपको ग्रामर सीखना चाहिए। तो आइए हम लोग, बहुत सारा इसमें, हालांकि बकवास तो नहीं ही था, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चाहे पहले से जानते होंगे तो खैर और अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो सीख लिए होंगे। चलिए, तो ग्रामर पढ़ना जरूरी है और परीक्षा की तैयारी हेतु हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर में अगर बात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की करें, उसे हम लोग वर्ड भी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो 8 ही वर्ड होते हैं खास करके इंग्लिश ग्रामर में, और वो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 गो होता है। अब इस 8 गो में कहीं हमने आर्टिकल का जिक्र ना किया, लेकिन इसमें मैंने एक वर्ड का जिक्र किया और वह वर्ड है एडजेक्टिव। अर्थात ये जो आर्टिकल है ना, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। और एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना। अब सवाल है, विशेषता किसकी बताना? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की। और यही कारण है कि ये जो आर्टिकल आता है ये नाउन के लिए ही आता है या प्रोनाउन के लिए ही आता है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि आर्टिकल्स जब भी आएगा वाक्य में तो किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा। इसलिए हम यहाँ पर आपके सुविधा के लिए नाउन भी लिख दिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे नाउन पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में डर बैठा रहता है कि नाउन हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप छोटी सी बात जान लीजिए, ये जो नाउन वर्ड होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है डियर। और इसका इंग्लिश जो वर्ड बनाया गया है वो इंग्लिश वर्ड होता है नेम, ये इंग्लिश वर्ड है।
और इसका हिंदी होता है नाम। तो कुल मिला करके नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। अर्थात इस दुनिया में जितने भी नाम है, जितना भी नाम है, हर चाहे किसी भी चीज का नाम हो तो वह नाउन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। कोई भी चीज, जैसे मैं अपने बॉडी की ही अगर इशारे, बॉडी की ओर इशारे करके दिखाऊं तो ये इसको हम लोग बाल कहते हैं। तो बाल एक नाम हो गया, बाल नाउन हो गया। कौन नाउन है उसकी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, नाउन है बस। ये कपार इसको बोलते हैं तो कपार एक नाम है, नाउन हो गया। इसको नाक बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं, इसी में पलक बोलते हैं, भौं बोलते हैं, दांत बोलते हैं, होठ बोलते हैं, गाल बोलते हैं, ये उंगली बोलते हैं, या पाम बोलते हैं, हथेली, ये घड़ी, ये शर्ट, ये हेडफोन जो है, माइक जो है, ये कलम है, ये एक पॉकेट, ये पॉकेट ये भी नाउन है। ये जो धागा है ये नाउन है। बटन जो नाउन है ये भी नाउन है। ये जो सामने, ये जो मेरे हाथ में ये नाखून है, ये नाउन है। ये जो बोर्ड है, मतलब ये सब का एक नाम है, ये सारा नाम है तो मतलब नाउन है। तो आर्टिकल बस नाउन के लिए आएगा, ठीक है? अलग अलग रूप में आएगा, उसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए आएगा। तो कैसे आएगा ये सब हम लोग जानेंगे। मैं बस नाउन के, आर्टिकल का बात जब भी हो तो नाउन ही आना चाहिए, क्योंकि ये जब भी आता है तो किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा। आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी हम लोग लेते हैं। अब आर्टिकल को अगर हम बात करें कि ये कितने होते हैं तो ये दो होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल है क्या, डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि एन आर्टिकल, एन आर्टिकल इज ए वर्ड which shows a noun is definite और indefinite। दोस्तों, डेफिनिट को यहाँ पर आप नॉन भी लिख सकते हैं और इनडेफिनिट को आप लोग ऑन नॉन भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल, कि कोई भी आर्टिकल एक वर्ड होता है जो बताता है कि कोई नाउन वो डेफिनिट है, मतलब ज्ञात है, या अज्ञात है, मतलब उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। और इसका जो प्रयोग होता है ना, वो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड, मतलब इसका प्रयोग होता है, इट इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन। ये किसके पहले आएगा? तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ए बैग, एन ओनियन, ए चेयर, एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, एक पक्षी का नाम है। तो बैग भी कॉमन नाउन है, ओनियन भी कॉमन नाउन है, चेयर भी कॉमन नाउन है, ऑस्ट्रिच भी कॉमन नाउन है। नाउन तो पढ़े ही होंगे, हालांकि मैं नाउन भी पढ़ाऊंगा अभी। मैं पहला अपने जीवन में पहली बार मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और स्टार्ट किया हूँ मैंने आर्टिकल्स। ये मेरे यूट्यूब का इंग्लिश, यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर के मेरा पहला वीडियो है। मैं बेसिक नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक में कुछ होता है, हालांकि होता बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसमें बर्बाद समय नहीं। अगर पढ़ने वाले होंगे तो यहाँ से भी बहुत कुछ अपना कैच कर सकते हैं, बहुत कुछ क्या, सारा कुछ कैच कर सकते हैं। मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो केवल आर्टिकल ही नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारे चीज को बताते हुए चलूंगा। अब आइए, आप लोग भी इसको लिखते हुए चलिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को और जानेंगे डियर कि आर्टिकल को हम लोग दो वर्गों में रखेंगे। आर्टिकल्स दो, इसके दो पार्ट हैं। एक होता है इनडेफिनिट, बहुत मजे से मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग भी बहुत मजा से सीखिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों, मैं फिर इसमें भी लिख दूं, इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, और इसमें आता है द। क्या कभी आपने सोचा है डियर कि आर्टिकल को दो ही भाग में क्यों रखा गया? इसको तीन चार पांच भागों में क्यों नहीं रखा गया?
मैं बताता हूं कि आर्टिकल के दो ही पार्ट क्यों होते हैं। सबसे पहली बात, मैंने अभी कुछ चंद मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आर्टिकल जो होता है ना वो नाउन के लिए आता है, और मैंने बोर्ड पर लिखा भी था आर्टिकल्स प्लस नाउन। मैंने क्या बताया कि आर्टिकल्स जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। और आप जानते हैं कि, अब एक जान लीजिए बात, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, ये बात जानना बहुत जरूरी है आपको, तब जाकर आपको आर्टिकल बहुत मजे से समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ये आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। और आइडेंटिटी के आधार पर, मतलब पहचान के आधार पर, किसके आधार पर? पहचान के आधार पर नाउन कितने होते हैं? दो। पहचान के आधार पर नाउन कितने होते हैं? दो। वो कौन कौन? तो इनडेफिनिट और डेफिनिट नाउन। इनडेफिनिट और इंडेफिनिट नाउन। है ना मजे की बात? अभी तक आप बस ग्रामर को, भले नाउन को उसके फंक्शन के आधार पर पढ़े हुइएगा, लेकिन पहचान के आधार पर नाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा कि इनडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं या इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। ये सारा मैं बारी बारी से लिखवा रहा हूँ। आइए पहले हम लोग देखते हैं। फिर थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं कि इनडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं। वह नाउन जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता हो, उसे हम लोग कहेंगे डेफिनिट नाउन। मतलब कोई भी चीज की जिक्र हो और उस चीज के बारे में बोलने वाला भी जान रहा हो और सुनने वाला भी जान रहा हो, तो वह नाउन हो जाएगा डेफिनिट नाउन। लेकिन जिस नाउन की चर्चा हो रही है वाक्य में, उसके बारे में सिर्फ बोलने वाला जान रहा हो, सुनने वाला नहीं जान रहा हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि बोलने वाला भी नहीं जानता हो, वह नाउन कहलाता है इनडेफिनिट। कैसे कहलाएगा? आइए इसको हम लोग जानते हैं। पहले जानेंगे हम लोग इनडेफिनिट के बारे में। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा जीवन भर काम आएगा। ये एक समुद्र हम यहाँ देने जा रहे हैं, और जिसको जितना जरूरत है ना उतना उसमें से वो निकाल सकता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता हूं दोस्तों। अगर इसीलिए कभी कभी अगर अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे अन्यथा में नहीं लीजिएगा। हालांकि मैं उस गलती को सुधारूंगा, उसे अन्यथा में नहीं लीजिएगा। मैं प्रकांड विद्वान नहीं हूं, मैं उतना ही जानता हूं जितना हमारी जरूरत है, और मैं भी उतना ही आपको देना मतलब देने का क्षमता रखता हूं जितना मेरे पास है। लेकिन हाँ, जितना मैं दूंगा उतना सा आपका काम चल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जो है हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इट इज यूज्ड बिफोर एन indefinite सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन लिखना जरूरी होगा। क्या कहे हैं हम? इट इज यूज्ड, मतलब इसका प्रयोग होता है बिफोर, किसी चीज के पहले। तो किसके पहले? तो इंडेफिनिट सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर कोई इंडेफिनिट सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके पहले, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सॉरी, उसके पहले हम लोग जो है कि इसका ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आई सॉ, आई सॉ ए, आई सॉ, आई सॉ ए लेडी, आई सॉ ए लेडी टुडे। अब देखिए, यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉ मेन वर्ब हो गया,
एक बात और जान लीजिए, किसी भी वाक्य में अगर एक ही वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है। अगर किसी भी वाक्य में दो वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। ठीक है, इसमें एक ही सौ वर्ब है तो ये मेन वर्ब होगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो उसने देखा किसको? तो एक महिला को देखा। अब एक महिला को किसने देखा है? आई ने देखा है। तो मान के चलिए, आप ही लोग सोचिए कि आई सॉ ए लेडी टुडे, मैंने आज एक महिला को देखा। तो आप जरा बताइए कि उस महिला के बारे में आप जानते हैं जिसको मैंने देखा? आप नहीं जानते हैं। तो ये बात हम बोल रहे हैं, जान सिर्फ हम रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं ना। तो जिसके बारे में कहने वाला जाने लेकिन सुनने वाला नहीं जाने, उसे इंडेफिनिट नाउन कहा जाता है। तो ये इंडेफिनिट नाउन हुआ ना। और इंडेफिनिट है, सिंगुलर है कि नहीं है? इसलिए हम क्या लगा दिए हैं? ए। सवाल है कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, देखिएगा। फिर मैंने कहा कि ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। ही सब्जेक्ट है, हैज एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ए आर्टिकल हो गया और कार तुम्हारा सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। अब ही हैज ए कार, ये मैं कह रहा हूं कि उसके पास कार है। तो मैं तो जानता हूं, चूंकि मैं देखा हूं कार कैसा है, लेकिन आप तो नहीं जानते हैं ना। तो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। तो बोलने वाला जान रहा है, सुनने वाला नहीं जान रहा, तो वो कार हो जाएगा इंडेफिनिट। और उसके पहले हम क्या लगा देंगे? सी हैज एन सी हैज एन एप्पल, सी हैज एन एप्पल। उसके पास एक सेब है। एप्पल के पहले हमने एन लगाया है, तो एन क्यों लगाएंगे हम लोग ये जानेंगे आगे, देखिएगा। अब मैंने लिखा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में, फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूं कि इसका प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले होता है। अब अनिश्चित नाउन किसे कहते हैं उसको डेफिनेशन में आप लोग भी लिख लीजिएगा। हिंदी में मैं लिख रहा हूं, जिस नाउन के बारे में सिर्फ बोलने वाला, आप इसे लिखने वाला भी बोल सकते हैं लेकिन जो उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ बोलने वाला या लिखने वाला जानता हो, सुनने वाला सुनने वाला नहीं जानता हो, उसे इनडेफिनिट नाउन कहते हैं। इनडेफिनिट नाउन कहा जाता है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। तो जिस नाउन के बारे में सिर्फ बोलने वाला जानता हो, सुनने वाला नहीं जानता हो, उसे इंडेफिनिट नाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आइए हम लोग विस्तार से जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनिट जो नाउन होता है डियर, सॉरी, इनडेफिनिट जो आर्टिकल होता है वो आपका होता है ए और एन। अब हम लोग जानेंगे कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। मैं फिर से बता दूं कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको कि आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। बशर्ते थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, कभी कभी समय समय पर इसका रिवीजन करते रहना होगा। इंग्लिश में कहावत है दोस्तों कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस दुनिया में जिस जिसने भी इतिहास रचा है ना डियर, उसने प्रैक्टिस बड़ी जोरदार और जबरदस्त किया और पूरी ईमानदारी से किया। दिन रात मेहनत करने से बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन में क्या अंतर है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ए के बारे में लिखेंगे। इसका प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट इसका प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड
देने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, किया जाता है। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो इट इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर कॉमन नाउन। मतलब किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उसका साउंड जो हो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, मैं अभी आ रहा हूँ, सभी चीज पर आना है हमको। पहले अभी मैं डेफिनेशन बस क्लियर कर दूं आप लोगों का। एग्जाम्पल में देखिए, कैट यहाँ ए लिख लेंगे, बैग यहाँ भी ए लिख लेंगे, बॉय यहाँ भी ए लिख लेंगे, गर्ल यहाँ भी ए लिख लेंगे, टेबल यहाँ भी ए लिख लेंगे, सन यहाँ भी ए लिख लेंगे, डॉटर यहाँ भी ए लिख लेंगे। दोस्तों गर्ल के बारे में मैं थोड़ा सा, मेरे पास एक छोटा सा जानकारी है मैं जो शेयर करना चाहूंगा। GIRL को हम लोग गर्ल पढ़ते हैं, जबकि आई को हम लोग ई पढ़ते हैं। इसको गिर्ल क्यों नहीं पढ़ते? तो इसके लिए एक छोटा सा जो नियम है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए, और बहुत आसान नियम है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आई के बाद आर आए, आई के बाद अगर आर हो, मतलब आई और आर एक साथ हो, तो इसको हम लोग और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और। जैसे SIR, इसको क्या पढ़ते हैं? सर। AIR, इसको क्या पढ़ते हैं? एयर। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उसी तरह CIRCLE, इसको क्या पढ़ते हैं? सर्कल। BIRD, इसको क्या पढ़ते हैं? बर्ड। तो जब भी आई के बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तो उसको हम लोग और पढ़ते हैं, इसीलिए GIRL को गर्ल पढ़ा जाता है। तो खैर छोड़िए। तो देखो, तो ये सारे कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड दे रहे हैं। कौन साउंड दे रहे हैं? क, ई, ब, इहो ब, ई ग, ये ट, ये श, ये सारे के सारे कौन साउंड दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। और इसीलिए इस सब के पहले क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब एन के बारे में जानकारी लिया जाएगा। इसका प्रयोग वॉवेल साउंड देने वाले सिंगुलर कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है। अब जैसे क्या लिखा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं एप्पल, एन एप्पल। फिर मैं लिख सकता हूं अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। ओनियन, तो एन ओनियन। आई, तो एन आई। ये सब जो है ए, अ, ओ, आई, ये सब वोवेल साउंड दे रहा है। और वोवेल साउंड देने वाले के पहले क्या लगाएंगे? ए, हम लोग लगा लेंगे एन। ये तो टेम्पोरी रहा, अभी एग्जाम्पल डेफिनेशन दे करके मैंने एग्जाम्पल बताया। अब आइए इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं, एकदम बढ़िया से चीर फाड़ करते हैं। आइए, चलिए। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि ए और एन जो है ना, ये निर्भर करता है, निर्भर है, निर्भर है किसी भी हिंदी, किसी भी हिंदी शब्द के उच्चारण पर, हिंदी शब्द के उच्चारण पर। देखिएगा, कोई भी वर्ड हो, वोवेल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वहां मतलब ही नहीं है। जब बात ए और एन की होगी ना दोस्तों, तो दिमाग में हिंदी शब्द चलना चाहिए, हिंदी शब्द। ए एन की जब भी बात हो तो दिमाग में हिंदी चलना चाहिए। अंग्रेजी वर्ड को देखिएगा तो फिर बैक जाइएगा, गलत कर दीजिएगा। हिंदी के बस हिंदी पर फोकस करना।
आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी अ आ तो जरूर जानते होंगे, क ख ग से लेकर यरल तक तो जरूर जानते होंगे, और ABCD तो अवश्य ही जानते होंगे। बस इतना जानते हैं ना, तो आपको AN कहियो जीवन में गलती नहीं कीजिएगा। आइए समझते हैं। कोई भी अंग्रेजी वर्ड हो, कोई भी, अगर वो उसका हिंदी उच्चारण, अगर हिंदी उच्चारण अ से लेकर के अ तक हो रहा है, तो उसके पहले लगा देना है एन। कोई भी अंग्रेजी वर्ड हो, उसका हिंदी उच्चारण कथी हो रहा है, अ आ से शुरू हो रहा है ना, तो उसमें एन लगाएंगे। लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट हो रहा है, जैसे क से लेकर के यरल अ तक हो, तो हमको लगा देना है, ए लगा देना है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम ABCD लिखेंगे पहले। आइए देखते हैं। ABCD, ABCD हमने लिख दिया। चूंकि यही ना 26 गो लेटर है, इसी से कोई भी वर्ड शुरू होगा तो हमको एन लगाना होता है जी। आइए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बी से, सॉरी ए से। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एयर गन। एक आता है बंदूक, एयर गन, हवा में मारने वाला। तो अब एयर गन के पहले हमको क्या लगाना है, अब यहाँ ए है, इसलिए फट से एन लगा देना है, वो गलती नहीं करना है, साफा ना। यहाँ ए है तो हमको तुरंत एन लगा देना चाहिए ना, बिल्कुल ना। फिर दिमाग में लाना है कि हिंदी पहले लिखना है, तो एयर गन लिखाएगा हैंग, ए एयर गन। इस तरह भी एयर गन लिखा था, और ए और भी गन लिखाता है। अब देखो तो यहाँ आई आ रहा है, तो और पढ़ है ना। तो देखो तो इसका पहला लेटर ए आ रहा है, आ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये जो ए आ रहा है, अ आ ई में आता है कि नहीं आता है, आता है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगा सकते, ठीक है। बी प्योर कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों। बी से क्वेश्चन को कहीं भी लेटर लिखा रहेगा, उसके पहले ए लगाइएगा, एन नहीं लगता है। सी भी प्योर कॉन्सोनेंट है, डी भी प्योर कॉन्सोनेंट है। ये कहीं भी लिखा रहे, ए बी मतलब BCD से कहीं भी वर्ड लिखा रहे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, उसके पहले ए आएगा, मतलब आएगा, बशर्ते वो सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। कंफ्यूजन पैदा करेगा कौन, तो ई। अब आइए ई को देखते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर यू, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर यू नक। दो गो वर्ड हमने यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं दो गो वर्ड यहाँ भी लिख दिए हैं। अगर और कहिएगा तो और लिख दिया जाएगा, और लिख दे रहे हैं। हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब हमको क्या 6 गो वर्ड लिखे तो 6 के पहले एन लगा देना ना, बिल्कुल गलती नहीं। फिर मैं कह रहा हूं कि लेटर को देखकर हमें AN नहीं लगाना है। यस, अगर ये कीजिएगा तो फिर जीवन भर नहीं सीख पाइएगा, जीवन भर गलती कीजिएगा। बात यहाँ हिंदी उच्चारण की, मैं फिर से कह रहा हूं, जब बात ए और एन की हो तो दिमाग में हिंदी उच्चारण आना चाहिए, हिंदी उच्चारण। अगर अ आ ई से शुरू हो रहा है तो एन लगा लीजिए, और अ आ ई से शुरू नहीं हो रहा है तो ए लगा लीजिए। अब आइए देखते हैं। अब इसको हम जब हिंदी में लिखेंगे ना, हिंदी में, तो इसका हिंदी लिखाता है ऐसे, यू अव यू। अब जरा देखो, यहाँ ई से तो है चला, लेकिन अब यहाँ पर देखो तो य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यह बताओ तो कॉन्सोनेंट होता है, मतलब वोवेल होता है कि कॉन्सोनेंट, मतलब स्वर होता है कि व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। अब यहाँ ई है, लेकिन अब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है दे, तो अब क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। ठीक उसी तरह यूनक, यूनक मतलब होता है नपुंसक, यूनक मतलब होता है नपुंसक। तो यूनक भी लिखेंगे तो ऐसे लिखा है यू न क, यूनक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो तो यहाँ ई है, लेकिन अब हिंदी इसका क्या हो रहा है, यो आ रहा है, और यह तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अब यहाँ यूरोपियन, तो यूरोपियन भी लिखाएगा ऐसे। तो अब यहाँ य है, अब जरा देखो तो यहाँ अ है, यहाँ ई है, लेकिन एक बार हिंदी में क्या आ जाए, य,
और यह कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे ए। अब आइए इसको देखते हैं, इम्पटी बॉक्स, इम्पटी हैंग लिखाता है। अब देखो तो यहाँ ई है, एक और हिंदी उच्चारण ई आ रहा है ना, आई वोवेल साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड? वोवेल साउंड, चूंकि अ आ ई में ई आता है। अब यहाँ हम लगा लेंगे एन। ईगल को अगर हिंदी में लिखेंगे चला, तो इस तरह लिखेंगे ईगल। तो देखो तो यहाँ ईगल में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लगा लेंगे, एन ही लगा लेंगे। आई में अगर लिखें तो आ और ई आ रहा है, आई, तो यहाँ आ रहा है, ओ में आता है कि नहीं आई, तो आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, एन लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर सता रहा होगा मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये क्यों कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है और ये वर्ड क्यों वोवेल साउंड दे रहा है। ये मजा का बात है, आइए इसको सीखते हैं। चलिए इसको मिटाएंगे नहीं तो फिर सीख नहीं पाइएगा। एक चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। ई के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, सी बराबर कॉन्सोनेंट समझिएगा। ई के बाद अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, कौन लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, या फिर सॉरी आई एम रियली सॉरी, ई के बाद यदि यू हो, ई के बाद यू हो या डबल यू हो, सॉरी, ई के बाद यू हो अच्छा है डबल यू हो, इसको हम लोग डबल यू बोलते हैं। जब दो गो यू मिलता है तो डब्ल्यू बनता है, इसको हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं ऐसे, डबल यू, डबल यू। मतलब जब दो गो यू, देखो एगो है तो यू है, फिर एक और यू है तो बना देंगे तो डबल यू, इसको डब्ल्यू बोलते हैं। तो अगर ई के बाद यू हो चाहे डबल यू हो, तो ई कॉन्सोनेंट साउंड देगा। तो ये कौन साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। कहीं भी आप लिख कर देख लीजिएगा ऐसा ही आएगा। लेकिन अब ई के बाद यू और डब्ल्यू को छोड़कर कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वोवेल साउंड देगा। बस इतना जान लीजिए कि ई के बाद अगर यू हो या डबल यू हो तो ई कौन साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। और ई को या डब्ल्यू को छोड़कर कोनो भी वर्ड आ जाएगा तो वोवेल साउंड देगा। समझ में बात आया, आगे नहीं आया? अब आइए आगे चलते हैं। ई के बाद वाला जो लेटर होता है वो होता है एफ। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर फैन। तो फैन जो है ना, फैन अब ए लगा ले क्या लगा ले, बहुत सारा बच्चा कह रहा होगा ए लगा ले ना, फिर वो गलत ए लगेगा, मतलब ऐसे नहीं सीखना है। पहले इसका हिंदी पढ़ो, हिंदी, तो हिंदी जब हम लिखे तो लिखाएगा फैन। अब देखो तो ये फ आ गया, और फ कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब क्या लगाओ यहाँ पर, ए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैग की बात करें, फ्लैग हिंदी लिखेंगे, फिर यहाँ फ आ गया तो यहाँ क्या लगा लेंगे, ए। अब जरा इसको देखो तो यहाँ भी शुरू में एफ है, तो क्या ए लगा ले, आगे लगा लें। इसको कहते हैं एब्रिविएशन, मतलब संक्षिप्त या संक्षिप्तकरण कहते हैं उसको। अब इसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसको सबको अलग अलग पढ़ेंगे, एफ को अलग पढ़ेंगे, आई को अलग पढ़ेंगे और आर को अलग पढ़ेंगे। तो अब इसको हिंदी में लिखेंगे पहले ए आप एफ। अब देखिए तो यहाँ ए आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। अब यहाँ अंग्रेजी का वर्ड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, बोले लेटर है ना। लेकिन अब हिंदी में जब यहाँ लिख रहे हैं तो पहले अब कथी आ रहा है, पहले आ रहा है ए। अब बताओ ए वोवेल साउंड दे रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कौन, वोवेल साउंड। इसलिए यहाँ पर अब क्या लगाना होगा, एन लगाना। बात समझ में आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है? आइए आगे देखते हैं। जी, जी भी हमेशा एकदम प्योर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एच की बात है, आइए देखते हैं। अब एच जो है ना, हमने लिख दिया हीरो, तो ए लगाए कि एन लगाए जी, ना ना, फिर सोच रहा है ये लगा लेना, हिंदी लिखो, पहले हिंदी लिखो। तो जब हिंदी लिखोगे चला यहाँ पे तो हो जाएगा हीरो। अब बताओ तो ह जो है ह कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ लगा लो ए। ऑनेस्ट मैन छोटा एम है, ऑनेस्ट मैन, चाहे हम, सॉरी, इसको कुछ और रहने दो, हटाओ। अब यहाँ भी एच है ना जी, तो क्या हम
ए लगा लें ना, ऐसा गलती नहीं करना है। अब ऐसा हमको नहीं करना, हिंदी पढ़ना है तो आप लोग जीवन भर इसको जरूर पढ़िएगा। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट हम लिखेंगे हिंदी में ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखो तो यहाँ अ आ रहा है अ, और जब अ आएगा तो यहाँ क्या लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, तो मैं एक चीज क्लियर थोड़ा सा करना चाहूंगा। आपके मन में बार बार ये डाउट आएगा, डाउट को हम दूर करना चाहेंगे। हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं ना डियर, वो किसी एक भाषा से मिलकर के नहीं बना हुआ, ठीक है। ये तीन भाषाओं, तीन प्रजातियों की भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन, तो एंग्लो सेक्सन और जूट्स, एंग्लो सेक्सन और जूट्स, ये तीन वो प्रजाति लोग जो है ना, ये तीनों प्रजातियों की भाषा को मिला करके एक इंग्लिश भाषा का निर्माण किया गया है। और ये तीनों प्रजाति के लोग अपने अपने बोलचाल में सब वर्ड का अलग अलग रूप से प्रयोग करते थे। बात समझ में आ रहा है। कहेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिर्च, भोजपुरी में उसको बोलते हैं मार्चा, नेपाली में उसको बोलते हैं खुरसानी, इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ली। उसमें भी अब चिल्ली मतलब लाल मिर्च की हरा मिर्च वाला बात आता है। तो देखो तो एगो मिर्च को 4-5 लैंग्वेज में बोला जा रहा है ना, तो वही यहाँ तीन प्रजातियों के भाषाओं को मिल करके बनाया गया है, अंग्रेजी का निर्माण किया गया है। इसीलिए कहीं पर कुछ और उच्चारण होता है और कहीं पर कुछ और उच्चारण होता है। जैसे सी एच को देख लीजिए, सी एच को च भी पढ़ते हैं, सी एच को क भी पढ़ते हैं, सी एच को स भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अच्छा, किसी भी वर्ड का उच्चारण तीने को होता है, उससे ज्यादा उच्चारण नहीं हो पाता है। कोई भी पूरा डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए, क्योंकि तीन गो प्रजाति थे और ये तीन को प्रजाति से अंग्रेजी बना है, उसका उच्चारण तीने को शब्द से आएगा, अलग अलग 4-5 से नहीं आ सकता है, होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम HONEST को ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अब काहे होता है, तो देखो कहीं के प्रजाति के लोग इसको ऑनेस्ट को हॉनेस्ट को ऑनेस्ट पढ़ते थे। हॉनेस्ट को लोग क्या पढ़ते थे, ऑनेस्ट, मतलब उस लोग एच को उच्चारित में ना लेकर आते थे। हालांकि इस पर बहुत सारे हमारे गुरुजनों ने बताया है, जिसको मैं शेयर कर, वो 100% सत्य नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर एच के बाद ओ आ जाए या एच के बाद ओ यू आ जाए, एच के बाद ओ रहे चाहे एच के बाद ओ यू आ जाए, तो खास करके वहां पर एच क्या होता है, साइलेंट होता है। ऐसा मैंने कई बार पढ़ा भी है और देखा भी है, सुना भी है, लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम यहीं पर लिख दिए HOME, तो ये तो हो रहा है होम, है नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर आवर लिख दे HOUR आवर, तो यहाँ पर अब आवर पढ़ाएगा। ऑनरेबल लिख ले तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच साइलेंट हो रहा है, ठीक है। तो सब जगह यह काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मिला जुला करके आप दिमाग में रखिएगा, एच के बाद ओ रहे चाहे एच के बाद ओ यू रहे, तो एच साइलेंट हो जाता है होम को छोड़कर। और ऐसे में हम क्या लगा देते हैं, वहां पर टाइम लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। आइए हम लोग जानेंगे इंक आई के बारे में। तो आई भी प्योर वॉवेल साउंड देता है, कहीं भी किसी भी रूप में रहेगा, आई से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड देगा, तो आई को भी छोड़िए। जे भी प्योर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। के भी प्योर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल भी प्योर कॉन्सोनेंट साउंड देता है, नहीं एल पर डाउट है। आइए एल को समझते हैं। एल मैंने लिख दिया LAPTOP, लैपटॉप। अब हिंदी लिखेंगे तो लैप और टॉप, तो देखो तो यहाँ लॉ आ रहा है, तो यहाँ लगा लेंगे ए। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दिया LLB, तो हमको अलग अलग लिखना होगा, एल फिर लिखना होगा एल। तो देखो तो यहाँ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो वॉवेल साउंड दे रहा है, तो वॉवेल साउंड दे रहा है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह है तुम्हारा एम, जैसे MANGO मैंगो, तो हिंदी लिखेंगे मैंगो, तो मैंगो लिखाएगा ऐसे। अब यहाँ मो आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो क्या लिखेंगे एम। लेकिन अगर ऐसे लिख दिए MBBS, तो इसको सबको अलग अलग लिखेंगे, तो लिखेंगे एम। अब आगे बीबी आएगा, वो छोड़ो, तो यहाँ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कौन साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह सबको आप देख सकते हैं, उसी तरह आर आएगा, उसी तरह एस आ जाएगा। लेकिन कुछ कंफ्यूजन जो है उसको देख लो, पहला वो है यू,
यू पर देखिए, यू बहुत जरूरी है समझना। ये जो यू है देखने में वोवेल लेटर दिख रहा है ना, लेकिन इसमें भी बड़ी दुविधा है। अब देखो, 6 गो वर्ड हमने दोस्तों लिखा है और 6 वर्ड यू से शुरू है। आइए, इसके पहले क्या लगेगा, हम इसके पहले ए लगा दे रहे हैं, इसके भी पहले ए और इसके भी पहले ए, हम इस सब के पहले लगा दे रहे हैं एन। अब ऐसा क्यों? तो पहले हिंदी, मैंने क्या कहा, हिंदी पढ़ना है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो लिखाएगा यूनिक, हैंगे लिखाएगा यूनिक, यूनिक आगे पर्सन जो है पर्सन है। तो भले यहाँ यू है ना, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट दे रहा है ना, कॉन्सोनेंट दे रहा है ना जी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूटेरस ऐसे लिखाएगा यूटेरस। तो यहाँ यू य दे रहा है कि नहीं दे रहा है, भले यू है, लेकिन अब हमारा इंग्लिश वर्ड के पहले लेटर से मतलब नहीं है, साफा नहीं है, मतलब हमको हिंदी उच्चारण से। तो यहाँ पर य आ रहा है, यो भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है, इसको भी हम जब हैंगे लिखेंगे तो यूटेंसिल, ये भी य आ रहा है तो ये भी लगा देंगे ए। अब हम लोग यहाँ देखिए, अम्ब्रेला जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे अम्ब्रेला। तो देखो तो अब यहाँ पर अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अ कौन साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड, इसलिए लगा दिए एन। इसी तरह अनलोडेड गन, अनलोडेड गन, यहाँ भी आ रहा है इसीलिए लगा दिए एन। अंपायर, अंपायर मतलब निर्णायक करता होता है, जो मैच में भी होता है, वो एम्पायर होता है जो साम्राज्य होता है, तो अंपायर हो रहा है। अब देखो तो यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ हम लगा देंगे एन। सवाल यह नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर एक के जगह पर ए आ रहा है और एक जगह पर एन आ रहा है, सवाल है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझिए, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। देखो, अगर यू के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, ये समझो, यू के बाद कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, और कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई क्या हो, वोवेल हो, तो यू कॉन्सोनेंट साउंड देगा। तो यू कौन साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा। लेकिन यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, तो यू वोवेल साउंड देगा। तो यू कौन साउंड देगा, वोवेल साउंड देगा। अब आइए देख लीजिए, अब देखो तो यू है, आयु के बाद एन कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, आई वोवेल है कि नहीं है, तो देखो तो कौन साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। टी कॉन्सोनेंट है और ई वोवेल है, कॉन्सोनेंट है और वोवेल है, तो ई कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। फिर टी है और ई है वोवेल, मतलब ई कॉन्सोनेंट और ये वोवेल है कि नहीं है, इसलिए क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अब यहाँ देखो, एम कॉन्सोनेंट है और बी भी कॉन्सोनेंट है तो वोवेल साउंड दिया, एन कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है इसलिए वोवेल साउंड दे रहा है, एम कॉन्सोनेंट है और पी कॉन्सोनेंट इसलिए वोवेल साउंड दे रहा है। ये ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है। मतलब यू के बाद अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो और उस कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई वोवेल लेटर हो तो यू कॉन्सोनेंट साउंड देगा। लेकिन यू के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है और उस कॉन्सोनेंट के बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो आपका यू जो है वोवेल साउंड देगा। आइए अब आगे जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग देखेंगे। कंफ्यूजन होगा एगो ओ पर, वो भी वोवेल लेटर है, बहुत सारे विद्यार्थी आप में से जानते हैं। वोवेल लेटर है तो क्या उसके पहले हम एन लगा लेंगे? अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो जरा इसको बताइए क्या लगाना चाहिए। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, अब ओ से शुरू है तो क्या लगाओगे, एन लगा लोगे ना, फिर वही गलती, पहले हिंदी पढ़ो हिंदी, और जब हिंदी पढ़ो तो वन क्या लिखा था, वो और न,
वो हैंग लिखा था ना। अब बताओ ही वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है कि वॉवेल साउंड? कौन साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा इसको देखो, ऑस्ट्रिच हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ऑस्ट्रिच को हैंग लिखते हैं हम लोग, ऑस्ट्रिच। अब देखो तो यहाँ पर ओ तो आ रहा है ना, तो यहाँ पर अब क्या लगा लेंगे? एन। लेकिन इसमें मजे की बात यही है कि केवल वन ही एक ऐसा वर्ड है, वन वन से अगर जुड़कर कोई शब्द आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो केवल वन ही ऐसा वर्ड है जिससे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए आएगा, क्योंकि वन कॉन्सोनेंट साउंड देगा। बाकी वो से कोई भी वर्ड शुरू होगा उसके पहले ए नहीं आएगा, सिर्फ एन आएगा, क्योंकि वह वॉवेल साउंड के अलावा दूसरा कोई साउंड नहीं देगा। बात समझ में आया? अब कुछ और दो गो वर्ड है जिसको समझ लेना होगा, एक है डब्लू और एक है वाई। इसको समझ लेना जरूरी होगा। काहे? कैसे कि हम लोग इसको इंग्लिश ग्रामर में सेमी वोवेल के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सेमी वोवेल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वोवेल साउंड भी देता है और कॉन्सोनेंट साउंड भी देता है। लेकिन कब देता है समझ लीजिए, जब डब्लू और वाई वर्ड के शुरू में आ जाए, पहले स्थान पर आ जाए, तो कॉन्सोनेंट साउंड देगा। लेकिन जब बीच में आ जाए, चाहे अंत में आ जाए, तो वोवेल साउंड देगा। ना समझ में आया? फिर से समझिए। जब डब्लू और वाई वर्ड के पहले स्थान, मतलब इसी से जब डब्लू और वाई से कोई वर्ड शुरू हो तो कॉन्सोनेंट साउंड देगा, और डब्लू और वाई से कोई वर्ड अंत हो तो अंत में वो वोवेल साउंड देगा। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल में दे रहा हूँ, WORD। और कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, ये कौन तय करेगा? तो हिंदी उच्चारण। ये बात दिमाग में रखो। कोई भी लेटर हिंदी, कोई भी लेटर जो है इंग्लिश का, वो कॉन्सोनेंट है कि वोवेल लेटर है, ये कौन तय करेगा? हिंदी उच्चारण तय करेगा। अब इसका हिंदी लिखो तो वर्ड ऐसे लिखाता है, तो वो आ रहा है ना, तो वो कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? है। यहाँ डब्लू कॉन्सोनेंट हो गया। अब इसी को हम लिख दिए काऊ, है कि नहीं? तो काऊ को जब हम लिखेंगे चला, तो लिखेंगे का ऊ। अब देखो तो लास्ट में डब्लू है, तो लास्ट में ऊ आ गया। तो यहाँ अगर ये वोवेल तो यो वोवेल, यहाँ अगर ये कॉन्सोनेंट तो यो कॉन्सोनेंट। बोलो बात समझ में आया? इसलिए इसको सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है, इसको सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक, वाई से YELLO, येल्लो इसको पढ़ते हैं, येल्लो। तो देखो तो यहाँ यो आ रहा है, तो शुरू में यो है तो कॉन्सोनेंट, तो यो कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर यहीं लिख देते कराई, तो देखो तो यहाँ ई आ रहा है, तो यो मतलब वाई का मतलब क्या हो रहा है? ई। तो एक मतलब ई अगर स्वर, तो यो भी स्वर हो गया। ठीक उसी तरह देखो, हमने लिख दिया WOODEN, वुडेन। हमने लिख दिया यहाँ पर फ्रेम। तो बहुत सारा बच्चा कहेगा ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, चलो एन मार देना। डब्लू से होता है वो, और डबल ओ से बड़ा ऊ, DEN, डेन। तो देखो तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए लिख देंगे। उसी तरह YEST, इस्ट, इस्ट बताता है पिशाच। अब देखो तो ये आ रहा है, तो इसके भी पहले क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसलिए डब्लू और वाई से कोई वर्ड शुरू हो तो उसके पहले एन लगाने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उसका हिंदी करना है। ये रहा ए और एन में अंतर। अभी इसका बहुत सारा एडवांस रूल है, लेकिन अभी ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा इसको मैंने बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।